हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और हम इस चैनल पर बात करते हैं बीएमएस रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनके नोट्स के बारे में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिंप्लीफाई करके ये नोट्स आपको दे सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक साल भर हो गया है मुझे पुराना वीडियो मेरा अपलोड करके, बट दैट इज़ बिकॉज कि साल भर में मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही थी। आई हैड अ वेरी सीवियर स्पाइन इशू। तो मैं बैठ के ये सब वीडियो बनाना, नोट्स बनाना, एडिटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था। बट अभी आई एम बैक एंड इसके आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पर नोट्स रिक्वेस्ट करने हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी लिख कर मुझे बता सकते हैं। इन द मीन टाइम हमने चरक सूत्रस्थान शुरू किया है, तो चरक सूत्रस्थान की ही सीक्वेंस में हम जाएंगे अभी। अगर कोई और रिक्वेस्ट है, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो फिर उस हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगी। तो फिर से एक बार आई एम वेरी वेरी सॉरी। और आज के इस वीडियो को और ज़्यादा लेंथ नहीं करते हुए आगे का शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मात्राशीतीय अध्याय, जो कि चरक सूत्रस्थान का 5वां अध्याय है। तो पहले के 4 अध्याय का जो चतुष्क है वो ख़त्म हो चुका है, अभी ये दूसरा चतुष्क शुरू हो रहा है, तो इसका मैं आगे बताऊंगी आपको। तो मात्राशीतीय अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डाइटेटिक्स के रेफरेंस के हिसाब से। तो डाइट आपको पता है आजकल हर बीमारी में ही डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बीमारी हो या ना हो, हेल्दी रहने के लिए भी आपको डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मात्राशीतीय अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्याय है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 15 मार्क्स। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर पैटर्न रहता है, तो मार्किंग सिस्टम भी अलग अलग रहता है। तो इसलिए सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये नोट्स जो है हेल्प करेंगे आपको। तो मात्राशीतीय का ये पार्ट 1 ही है, इसमें हम थोड़ा पार्ट देखेंगे। ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं कि एक वीडियो में या 2 वीडियोज़ में इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं आगे कितने वीडियोज़ हमें लगेंगे, पर ये पार्ट 1 हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसका ये मात्राशीतीय का जो रेफरेंस है आपको चरक सूत्रस्थान अध्याय 5, चरक सूत्रस्थान अध्याय 28, 28, और चरक विमान स्थान का दूसरा अध्याय, सेकंड अध्याय, और अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 8वां अध्याय, वो भी मात्राशीतीय अध्याय ही है। तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के 8वें अध्याय में इन सब में आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब ज़्यादा देर किए बिना इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मात्राशीतीय अध्याय जो है चरक सूत्रस्थान का 5वां अध्याय है, जैसा कि मैंने कहा 5th चैप्टर है। 30 अध्याय है टोटल चरक सूत्रस्थान में, और सभी को चार अध्यायों के चतुष्कों में बांटा गया है। तो इसके पहले के जो 4 अध्याय थे वो भेषज चतुष्क में आते हैं। भेषज चतुष्क यहाँ पे समाप्त होता है, और इसके बाद का जो चतुष्क है वो है स्वस्थ चतुष्क। तो अध्याय 5 से लेकर 8 तक आपको स्वस्थ चतुष्क में मिलेंगे। तो आयुर्वेद के जो 2 मेन प्रयोजन है, प्रधान प्रयोजन है या एम ऑफ आयुर्वेद है, वो क्या है? तो श्लोक में हमें बताया जाता है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये 2 आयुर्वेद के प्रधान प्रयोजन है। इसमें से जो आतुरस्य विकार प्रशमनम च जो पार्ट है उसका भेषज चतुष्क में वर्णन ऑलरेडी कर दिया गया है। तो यानी स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को शांत करना। तो ये जो 2 भाग हैं, तो इनमें से जो रोगी के विकारों को शांत करने वाला जो भाग है, इसका पहले के 4 अध्यायों में वर्णन हो चुका है। अब इसके बाद जो है स्वस्थ रक्षा के संबंध में जो भी निर्देश है वो अभी इन स्वस्थ चतुष्क नाम के अध्यायों में आएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आहार पर हमारा नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह का आहार हम खाते हैं, कैसा डाइट है हमारा, और उस आहार के क्या क्या परिणाम होते हैं, वो सब हम इस अध्याय में देखेंगे। तो आपको पता है चरक के सारे ही अध्यायों की शुरुआत जो है, नाम उनके जो दिए गए हैं वो पहले श्लोक के पहले वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैसे ही नाम दिए गए हैं। तो मात्राशीतियम का मीनिंग क्या है पहले देखते हैं। मात्राशीतियम मतलब, मात्रा का मतलब क्या है? परिमाणेन यत् अशीतम। इसका मतलब परिमाण के अनुसार हम जो भोजन करते हैं उसको मात्रा का मतलब मात्राशीतीय, ये मीनिंग उस चीज़ का है।
तो अध्याय का नाम मात्राशीय एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन मात्राशीय वर्ड से ज़्यादा मात्राशितीय वर्ड जो है वो ज़्यादा इजी है, वो सरल है, इसलिए मात्राशितीय नाम इस अध्याय को दिया गया है। अब अशित का मतलब होता है जो खाया हुआ अन्न या खाया जाने वाला अन्न, तो इसलिए मात्राशितीय इस अध्याय का नाम है। अब मात्राशित के गुण क्या है वो देखते हैं। ये आपको इस अध्याय में नहीं मिलेंगे, ये आपको चरक सूत्र सार के अध्याय 27 में मिलेंगे, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं बहुत बार मात्राशितीय अध्याय में। तो वो क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो प्राणः प्राणभृतानम अन्नम लोकोभिधावति वर्ण प्रसाद सौस्वर्यम जीवितम प्रतिभासुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम लौकिकम कर्म यद्वृत्तो स्वर्गतो यच्च वैदिकम। तो ये जो सभी गुण दिए गए हैं ये मात्राशित के गुण हैं। तो ये आप श्लोक अगर लर्न कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आ जाता है बहुत बार ये क्वेश्चन कि मात्राशित के गुण क्या है। तो ये सभी जो है डिटेल में अध्याय 27 में आपको मिलेंगे, लेकिन ये इतना श्लोक है, आप ये सारे वर्ड्स अगर आप देखेंगे भी तो आपको ईजिली आप मात्राशित के गुण जो हैं वो लिख सकते हो। तो वर्ण अच्छा होता है, प्रसादम यानी वर्ण अच्छा करता है, सौस्वर्यम यानी स्वर अच्छा करता है, प्रतिभासुखम तो ये सब जो है तुष्टि पुष्टि बल देता है, मेधा देता है, ये सारे ही गुण आप एक एक करके एक वर्ड आप नीचे एक के नीचे एक लिखते जाओगे तो आपको सारे गुण मिल जाएंगे। तो ये श्लोक अगर लर्न कर पाओ तो बहुत अच्छा है, अगर ना भी कर पाओ तो कम से कम ये गुण आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद आहार संबंधी विचार क्या है वो देखते हैं। तो आहार संबंधी विचार यानी थॉट्स अबाउट डाइट। तो अभी मात्राशी पुरुष किसे कहा गया है? जो उपयुक्त परिमाण में भोजन करता हो उसे मात्राशी पुरुष कहा गया है। अब ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि साइंस में जैसे आप डायग्राम्स अगर बनाते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, उसी तरह अगर आप आयुर्वेद में श्लोक लिखते हैं तो अपने आप ही आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटा सा 1 लाइन का श्लोक है, आप लर्न कर सकते हैं ईजिली इसको। तो श्लोक क्या है? मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षिणी। तो चरक सूत्र सार के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है ये, तो ये आप लर्न कर लीजिए। आहार संबंधी विचार इसमें दिए गए हैं। आहार की जो मात्रा है वो जठर अग्नि के बलाबल पर आधारित होती है। तो आपका जठर अग्नि का बल जैसा भी है उस पर आपकी आहार की मात्रा डिपेंड करती है। तो आहार की मात्रा हर इंसान के लिए सेम नहीं होती, किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी सेम नहीं होती, अलग अलग एजेस के लिए तो डिफरेंट होती ही है। लेकिन अगर एक एज ग्रुप भी है तो भी उसमें भी वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि आहार की मात्रा कैसी कितनी किसकी होगी। तो अब वाग्भट के अनुसार क्या है देखिए, वाग्भट का इस पे क्या मत है। तो वाग्भट ने कहा है मात्राशी सर्वकालम स्यान् मात्रा यत्न प्रवर्तिका मात्राम द्रव्याण पक्ष्यन्ते गुरुण्यपि लघुन्यपि। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं इस श्लोक का। तो मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए हमें। वाग्भट का भी यही कहना है कि मात्रा के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। उचित मात्रा में जो भोजन हम करते हैं वो जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, और अगर जो उचित मात्रा है उससे हम कम या ज़्यादा करेंगे तो वो जठर अग्नि को प्रदीप्त नहीं करेगा। ज़्यादा कर लेंगे तो इंडाइजेशन होता है, कम करेंगे तो वो आपको बल नहीं देगा। तो मात्रा का जो निर्धारण है वो गुरु तथा लघु द्रव्यों को देखकर करना चाहिए। ये नहीं कि द्रव्य लघु है, हल्के हैं पचने के लिए तो मैं जितने चाहे खा सकता हूँ, वैसा नहीं होता है। और ये भी नहीं है कि जड़ जो द्रव्य है वो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो मात्रा का निर्धारण जो है वो गुरु और लघु द्रव्यों को देखकर हमें करना पड़ता है। गुरु पदार्थों का सेवन जो है वो हमें भोजन की आधी तृप्ति होने तक ही करना है, मतलब जितनी भूख हमें है उससे आधी भूख शांत होने तक ही हमें गुरु पदार्थों का सेवन करना है। और लघु पदार्थों का भी सेवन कितना करना है? जिससे कि हमारी भूख चली जाए, उसके ऊपर नहीं करना है। तो भूख शांत होने तक, भूख की तृप्ति होने तक हमें लघु पदार्थों का सेवन करना है। तो भोजन की जो उचित मात्रा है वो यही जानिए कि जो सुखपूर्वक पच जाती है, जो आसानी से पच जाती है, वही भोजन की उचित मात्रा है। इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो अब हीन मात्रा वाले आहार से क्या हानि होगी हमें? हीन मात्रा यानी कम मात्रा में अगर हम आहार खाएंगे, जितनी ज़रूरत है उससे कम खाएंगे, तो हमें शरीर पुष्टि नहीं होगी, ओजस नहीं बढ़ेगा, बल नहीं बढ़ेगा, और सभी प्रकार की वात व्याधियों को भी ये आहार उत्पन्न करता है। तो हीन मात्रा वाले आहार से आपको ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और अधिक मात्रा वाले आहार से क्या होगा? तो वातादि सभी प्रकार के ही दोषों को ये कुपित करता है। हीन मात्रा वाला जो है उससे मुख्यतया वात व्याधि ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अधिक मात्रा में अगर भोजन कर लो तो वात पित्त कफ सभी से होने वाले सभी बीमारियों को ये बढ़ाएगा। तो वाग्भट के अनुसार यानी अष्टांग हृदय में आपको इतना ही पार्ट जो है वो मात्राशितीय का चरक के साथ में कॉमन मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिए। मैं मानती हूँ कि अष्टांग हृदय की जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सिंपल है टू अंडरस्टैंड चरक संहिता के कंपैरिजन में, लेकिन
अष्टांग हृदय में जो मात्राशीतीय अध्याय है, जो 8वां अध्याय, उसमें और चरक के मात्राशीतीय अध्याय में बस इतनी ही सिमिलैरिटी है जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके आगे अष्टांग हृदय में जो मात्राशीतीय अध्याय में दिया गया है उसमें बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स है। उसमें अलसक का वर्णन है, आमविष का वर्णन है, फिर उसमें विसूचिका का वर्णन है, और आमदोष की चिकित्सा क्या है, फिर विदग्धा जीर्ण अपतर्पण, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। तो वो बहुत ही टोटली डिफरेंट है। आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह के आप चरक की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों में सिमिलैरिटी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके आगे चरक का मात्राशीतीय अध्याय टोटली अलग है और अष्टांग हृदय का मात्राशीतीय अध्याय कम्प्लीटली अलग है। तो इसलिए दोनों की पढ़ाई मिक्स मत कीजिए, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। चरक का आपको पूर्वार्ध जब पूछा जाता है तो चरक के हिसाब से ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में दीजिए। तो इसलिए ये पार्ट मैंने सेपरेटली मार्क कर दिया है कि वाग्भट में बस इतना ही पार्ट चरक के साथ में कॉमन है, बाकी कोई पार्ट उनका कॉमन नहीं है। हाँ, उन्होंने भी आहार के संबंध जो विचार है, मात्रा के संबंध जो है, गुरु लघु है, वो सब उन्होंने भी वही कहा है जो चरक ने कहा है, पर बस उतना ही कहा है, उसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो अलग से जब हम अष्टांग हृदय जब देखेंगे तब उसको हम देखेंगे। तो अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आहार के भेद क्या है। तो आहार के 6 भेद हैं जिसे हम षड्विध आहार कहते हैं। ये शारंगधर के अनुसार है, मार्क कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो शारंगधर के अनुसार षड्विध भेद है भोज्य, भक्ष्य, चर्व्य, लेह्य, चोष्य और पेय। तो भोज्य यानी कि भात और दाल, इस तरह के पदार्थ जिसमें आते हैं वो भोज्य कहे जाते हैं। भक्ष्य है लड्डू और रोटी, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो भक्ष्य होते हैं। चर्व्य यानी जिन्हें हमें चबाना पड़ता है ज़्यादा, तो चूड़ा, दाना, लावा, चने, ये सब चीज़ें जो होती है चर्व्य होती है। लेह्य यानी जिसे हम चाट के खाते हैं, तो चटनी या शिखरन, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो लेह्य है। उसके बाद है चोष्य यानी चूस के खाने वाली, जैसे ईख हो गया, आम हो गया, गन्ना। तो उसके बाद है पेय यानी कि शरबत और दूध। तो जो पी जाने वाली चीज़ें हैं वो होती है पेय पदार्थ। तो इन सबको सम्मिलित रूप में हम आहार कहते हैं। अब इसके बाद अष्टविध आहार भी है, जिसे हम आहार विधि विशेषायतन जो 8 कहते हैं वो ये हैं प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और संस्था। तो ये इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको चरक विमान स्थान के पहले अध्याय में 18वें श्लोक में मिल जाएगा। तो ये आहार विधि विशेषायतन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चरक के हिसाब से। तो चरक संहिता के बारे में जब भी सवाल आएंगे, ये आहार विधि विशेषायतन कौन से हैं और कितने हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, MCQs में आएगा, 2 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आएगा कि कौन से अष्टविध आहार है या आहार विधि विशेषायतन है, वो लिखिए। तो ये थोड़ा सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत है आपको। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और संस्था। अब इसके बाद चतुर्विध आहार है, 4 तरह का आहार है जो है अशीत, पीत, लीढ़ और खादित। तो अशीत है यानी भोज्य पदार्थ, ओदन जिसे कहते हैं। पीत है पेय यानी कि क्षीर जैसे दूध, पीने वाले पदार्थ। लीढ़ है लेह्य यानी जिन्हें हम चाट के खाते हैं, जैसे शहद हो गया। और खादित है भक्ष्य पदार्थ जैसे कि मोदक वगैरह। तो ये आहार के भेद हैं, 6 भेद हैं, अष्टविध भेद है, चतुर्विध भेद है। तो षड्विध, अष्टविध, चतुर्विध तीनों को याद करना है आपने। षड्विध भेद जो है शारंगधर ने कहे हैं और अष्टविध जो है वो चरक ने कहे हुए हैं। अब आहार द्रव्य क्या है वो देखते हैं। तो षष्टिकान शाली मुद्गश्च सेंधवामलके तथा अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुचाभ्यसेन। तो ये जो श्लोक है, देखिए आचार्यों ने हमारे कितना पहले ये लिख के दे दिया है, जो कि डाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम आजकल पढ़ते हैं, जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे आचार्यों ने ये सब कितने पहले सब संहिताओं में लिख के रखा हुआ है। तो ये बहुत ही समय पहले से लिपिबद्ध कर दिया गया है और ये श्लोक भी एक अच्छा श्लोक है लर्न करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख पाओ ये भी, जब आहार द्रव्यों के बारे में पूछा जाता है या आहार से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसमें अगर आप ये श्लोक ऐड कर दो तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, ये सारे जो पार्ट्स दिए गए हैं, ये सारे आहार द्रव्य जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हम देखते हैं। तो षष्टिक या शाली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है। और मुद्ग यानी कि प्रोटीन्स हो जाते हैं। सेंधव जो है लवण, वो सॉल्ट्स हो जाते हैं। आमलक जो है वो विटामिन C आ जाता है उसमें। और जौ जो है पुरुष जनन है या स्नेह व्यापक प्रतिषेधक भी है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। इसके बाद आता है अंतरिक्ष जल यानी कि प्योर वाटर। इसके बाद है पय यानी कि दूध, जो अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। इसके बाद आता है घी, जो कि फैट है या स्नेह है। और फिर है मधु यानी कि शर्करा,
तो जो शुगर है वो भी एक अपने आप में कंप्लीट फूड है। तो ये जो आहार द्रव्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक दृष्टिकोण से उनका क्या कंपैरिजन है वो आप लिख सकते हो। बैलेंस डाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हो। आयुर्वेद की संहिताओं के अनुसार क्या है और मॉडर्न साइंस के अनुसार क्या है वो आप लिख सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, विटामिन सी, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स, प्योर वाटर, मिल्क, फैट, शुगर, सब कुछ ही हमारे वो एक श्लोक में ऑलरेडी आचार्यों ने बता दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भोजन के कुछ शास्त्रीय विशिष्ट आदेश दिए गए हैं। तो वो क्या क्या आदेश है, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए वो बताया गया है। तो कुछ में ये 8 तरह का बताया गया है, क्योंकि उन्होंने इसमें जो कौन सा है 7th और 8 जो है इसमें वो उन्होंने मिक्स करके एक बता दिया है, किसी में 9 बताए हैं और हम यहाँ पर सेपरेट करके सारे 10 देखेंगे। तो सबसे पहला आदेश क्या है, उष्णम अशनीयत। इसका मतलब वार्म फूड खाना चाहिए हमें, उष्णम अशनीयत यानी उष्ण खाना खाना चाहिए, वार्म फूड खाना चाहिए। उसके बाद है स्निग्धम अशनीयत, यानी कि स्नेह जिसमें हो, फैट हो जिसमें, ऐसा खाना खाना चाहिए। लेकिन फैटी खाना नहीं खाना है, तेल में तला हुआ रोज़ रोज़ इस तरह का खाना नहीं। हेल्दी फैट्स खाने हैं, जैसे कि घी हो गया और जो अनरिफाइंड ऑयल्स होते हैं, जो कोल्हू से निकले हुए ऑयल्स होते हैं, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, इस तरह के फैट्स हमें खाने हैं। तो स्निग्धम अशनीयत, लेकिन कुछ ना कुछ फैट का कंटेंट थोड़ा सा खाने में जाना चाहिए। उसके बाद है मात्रावद अशनीयत। इसका मतलब मात्रावद यानी कि प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर मात्रा में खाना है, ज़्यादा नहीं, कम नहीं। इसके बाद है जीर्णे अशनीयत। इसका मतलब पहले का जो खाया है खाना वो अच्छी तरह से पच जाए, पहले के खाने का अच्छे से डाइजेशन हो जाए, उसके बाद हमें दूसरी बार खाना खाना है। यानी कि खाना खा के थोड़ी सी देर हुई है और उसके ऊपर अलग अलग खाना ठूसते जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है, जीर्णे अशनीयत। उसके बाद है वीर्य विरुद्धम अशनीयत, यानी वीर्य अविरुद्ध, वीर्य के विरुद्ध अपोजिट इन नेचर जो फूड्स हैं वो नहीं खाने हैं। दूध और मछली हो गया, खिचड़ी और दूध हो गया, तो नमक के साथ दूध हो गया। जैसे रोटी में भी आटा गूंथते हुए कई बार हम नमक डाल देते हैं, तो दूध और रोटी इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि नमक रहता है उसमें। तो ये इस तरह के जो वीर्य विरुद्ध अन्न है वो भी नहीं खाने चाहिए। हाँ, दूध और रोटी नहीं खाने का एक और रीज़न ये भी है कि दूध अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड है और रोटी एक धान है, गेहूं से बनी हुई है या किसी भी धान से बनी हुई है, तो इसलिए वो दोनों को भी मिलाना नहीं है हमें, क्योंकि दोनों बहुत हेवी हो जाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो वीर्य विरुद्धम नहीं खाना है। इसके बाद इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात, मतलब डिज़ायर्ड प्लेस, जहाँ पर हमें खाने की इच्छा हो ऐसी जगह खाना चाहिए। जो खाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी होनी चाहिए हमारे पास। तो इस तरह का एनवायरनमेंट में हमें खाना खाना है। इसके बाद नाति द्रुतम अशनीयत, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं खाना है। द्रुत यानी बहुत फास्ट, तो नॉट टू फास्ट। नाति विलंबितम अशनीयत यानी नॉट टू स्लो, तो नॉट टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो। तो बहुत द्रुत भी नहीं खाना है और विलंबित करके बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना है। अजल्पन आसन तन्मना श्रुंजित, मतलब मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ हंसते हुए बातें करते हुए, ये नहीं। पर हाँ, कहते हैं कि आजकल खाने के लिए जब हम बैठते हैं तो वही एक टाइम होता है एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, तो ठीक है, बट देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड ऑल्सो। आप क्या खा रहे हैं, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं, उसकी टेस्ट क्या है, वो उसका टेक्सचर कैसा है, तो उस पर भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, जिससे कि डाइजेशन में आपको हेल्प होती है। और लास्ट में आता है आत्मानम अभिसमिश्च भुंजित सम्यक, मतलब प्रॉपरली असेसिंग फूड। तो खाने की अच्छी तरह असेसमेंट करके कि हम उसमें क्या खा रहे हैं, किस तरह का खाना है, रात का है, बासी है, ताज़ा है, वो सब प्रॉपर जो मतलब चिंतन करके हमें वो खाना खाना चाहिए। इसके बाद आती है उचित आहार मात्रा। तो इसके लिए देखिए क्या श्लोक लिखा है, यावद अध्यस्याशनम अशितप अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। तो चरक सूत्रस्थान के 5वें अध्याय का 4था श्लोक है ये। तो इसमें क्या लिखा है कि भोक्ता यानी कि भोजन करने वाला, अनुपहत्य यानी जिसे कि कष्ट ना हो, और यथा कालम यानी योग्य समय पर। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि भोक्ता द्वारा किया हुआ जो आहार है, षड्विध आहार, जितना भोजन जो प्रकृति का उपघात न करके ठीक समय पर पच जाए, यानी प्रकृति को आपके चोट ना पहुंचाते हुए जो ठीक समय पर पच जाए, उतना ही भोक्ता के लिए जो आहार की मात्रा है वो उचित प्रमाण है। तो इसका मतलब हमने जो भोजन खाया है, षड्विध आहार जो भी हमने खाया है, वो हमारी प्रकृति को कष्ट न पहुंचाते हुए, हमारी प्रकृति का उपघात न करते हुए जो ठीक समय पर पच जाता है, उतना ही हमारे लिए उचित प्रमाण है, उतना ही मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए। तो जाहिर है ये हर व्यक्ति के लिए ये मात्रा अलग होगी, और गुरु लघु किस तरह के द्रव्य हम खा रहे हैं
तो इन अलग अलग आहार द्रव्यों के लिए भी यह मात्रा अलग अलग ही होगी। तो मैं जितना गुरु द्रव्य पचा सकती हूँ उतना ज़रूरी नहीं कि आप भी पचा सकते हो, या मैं जितना लघु द्रव्य पचा लूँ उतना ज़रूरी नहीं कि आप भी पचा लो। तो मेरे लिए ये मात्रा अलग होगी, आपके लिए भी अलग होगी। तो लघु द्रव्यों पे तो डिपेंड करती ही है, व्यक्ति टू व्यक्ति भी ये डिपेंड करती है। अब इसके बाद जो आता है वो है मात्रापेक्षी गुरु लघु द्रव्य किसे क्या क्यों कहा गया है। तो लघु द्रव्य जो होते हैं कौन से हैं, जैसे कि शाली है, मूंग है, षष्टिक है, ये सब जो है ये लघु द्रव्य है, पचने में हल्के हैं। और गुरु द्रव्य कैसे हैं, गुड़ हुआ, चीनी है, उसके बाद दूध के जो पदार्थ है, माश यानी कि उड़द की दाल है, आनोपदेश के पशु पक्षियों के जो मांस है, तो ये सब जो है ये सब पचने के लिए थोड़े से हैवी होते हैं, गुरु होते हैं। तो ये सभी द्रव्य जो है ये मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि लघु है, पचने में हल्के, तो इन्हें मात्रा की अपेक्षा नहीं है, नहीं, लघु द्रव्यों को भी है, गुरु द्रव्यों को भी है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि द्रव्यों की जो स्वाभाविक गुरुता और लघुता है उनको हमें नहीं देखना है। मतलब हर द्रव्य की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है कि वो हैवी है या वो लाइट है, तो उसको भी इंडिविजुअली हमें ध्यान में रखना है, और वो कितनी मात्रा में खाए जाते हैं उनको भी याद में रखना है। तो लघु द्रव्य जो होते हैं वो वात और अग्नि प्रधान होते हैं, यानी पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, और गुरु द्रव्य जो है वो पृथ्वी और जल प्रधान होते हैं, तो ये पाचक अग्नि को कम करने वाले होते हैं। तो इसलिए लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य दोनों की जो स्वाभाविक गुण है वो भी हमें याद में रखने हैं, और ये दोनों कितनी मात्रा में खाने चाहिए, कितनी मात्रा सूटेबल है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो मात्रापेक्षी गुरु लघु द्रव्यों में यही लिखना है आपको कि गुरु लघु द्रव्य कौन कौन से होते हैं, और इन सभी को मात्रा की अपेक्षा होती है। और गुरु लघु द्रव्यों के गुण क्या है वो भी आपने लिखना है, कौन से महाभूत प्रधान है ये, और उससे क्या होता है, तो वो भी आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन कि मात्रापेक्षी लघु द्रव्य जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये यहाँ तक कि आपको लिखना है। इसके बाद आपको ये भी ऐड करना है कि लघु द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि यानी दोनों की समान प्रकृति है, अग्नि में वृद्धि होती है इसलिए उनसे, और गुरु द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि की विरुद्ध प्रकृति है, तो इसलिए अग्नि मंद पड़ जाता है। तो यहाँ तक ये पूरा आप अगर लिख सको मात्रापेक्षी गुरु लघु द्रव्य में तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं आहार मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है। इसका मतलब आहार मात्रा को भी अग्नि बल की अपेक्षा रहती है। तो द्रव्यों की अपेक्षा तो रहती ही है गुरु और लघु, उसके बाद वो द्रव्यों पर आश्रित भी है। आहार मात्रा जो है वो द्रव्यों की अपेक्षा भी करती है और द्रव्यों पर आश्रित भी है। तो गुरु द्रव्य जो है वो अगर उदर को हम 4 भागों में बांटें तो उनमें से हमें 2 या मैक्सिमम 3 भाग की ही तृप्ति करनी है, उससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है, थोड़ा भाग खाली छोड़ देना है। और लघु द्रव्य जो है वो तृप्ति भर तक, यानी तृप्ति हो जाने तक, बस पेट भर गया, उससे ज़्यादा अधिक हमें नहीं खाने हैं, वो अहितकर होता है। अब मात्रानुसार आहार से क्या लाभ होता है वो भी देख लीजिए। तो मात्रानुसार आहार जो खाते हैं हम, उस भोजन से हमारा बल, वर्ण और सुख और आयु सभी की वृद्धि होती है। तो बल वृद्धि होती है, वर्ण बढ़ता है, सुख भी मिलता है और आयु भी प्रदान करता है, क्योंकि कहा गया है कि कलो अन्नगता प्राणः सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम, अन्न के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप अगर लिख पाओ तो बहुत ही अच्छा है। अन्न के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है, इसलिए आहार की जो मात्रा है वो डिसाइड करके उतनी मात्रा में ही आहार खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु आहार द्रव्यों का प्रयोग, उसके बारे में क्या कहा गया है, तो मात्रा के अनुसार ही करें। चैप्टर में मोर और लेस यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है अलग अलग हेडिंग के नीचे, पर फिर भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो गुरु आहार द्रव्यों का प्रयोग हमें मात्रा के अनुसार ही करना है। भोजन कर लेने के बाद फिर से हमें गुरु द्रव्य नहीं खाने हैं। तो भोजन खाने के बाद जो डेजर्ट खाने का जो ट्रेंड है आजकल, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एक्चुअली मधुर द्रव्य जो है उसका सेवन हमको खाने से पहले ही कर लेना चाहिए। जो भी मधुर द्रव्य है वो पचने में बहुत हैवी होते हैं, तो इसलिए भोजन की शुरुआत हमेशा हमें मीठे से करनी है और उसके बाद हम बाकी का खाना खाएं। लेकिन जो डेजर्ट आजकल हम खाते हैं वो बाद में खाते हैं यूजुअली, और इसलिए ये पचने के लिए फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गुरु द्रव्यों का जो सेवन है वो भोजन करने के बाद नहीं करना है, क्योंकि पचने में इनको टाइम लगता है। इसी को हम अध्यशन कहते हैं। खाए हुए खाने के ऊपर और खाना, उसी को हम अध्यशन कहते हैं, तो वो नहीं करना है। और अब देखते हैं कि सेवन के अयोग्य आहार पदार्थ कौन से हैं। तो सुखाया हुआ मांस जो है, सुखाया हुआ शाक जो है, सब्जियां और शालूक, ये बहुत गुरु हैं। इनका हमें निरंतर सेवन नहीं करना है, कभी कभी ठीक है, लेकिन बार बार ये चीज़ें नहीं खानी है। तो क्या आता है इसमें, सुखाया हुआ मांस है, सुखाई हुई सब्जी है, शुष्क शाक, शुष्क मांस और शुष्क शाक और शालूक, तो इन सब को नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है। और गुरु पदार्थों का सेवन भोजन से हमेशा पूर्व करना है, भोजन के बाद नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। इसके बाद निरंतर सेवन निषेध, बार बार
खाने लायक चीज़ें कौन सी नहीं हैं। तो कुर्चिका, जिसे हम दही के साथ अगर हम दूध को पकाने से जो हम बनाते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत सारे कल्चर्स में कढ़ी बनाई जाती है तो दही को उबाल कर बनाते हैं, ये कई बार दही में दूध भी मिला दे के बनाते हैं। तो ये कुर्चिका जो है ये हमें निरंतर सेवन नहीं करना है, कभी कभी ठीक है। किलाट जो है, यानी जो दूध जब फट जाता है तो ऊपर जो छेना होता है उसका जो घना भाग होता है वो हमें बार बार सेवन नहीं करना है। दधी कुर्चिका है, तक्र कुर्चिका है, इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो भी हमें नहीं खाना है। सूअर का मांस, गाय का मांस, भैंस का और मछली, ये मांस भी हमें बार बार सेवन नहीं करने हैं। और दही, मांस और यवक, तो मांस यानी कि उड़द की दाल, तो ये सब भी गुरु पदार्थ हैं, इनको भी हमें बार बार सेवन नहीं करना है। तो निरंतर सेवन के अयोग्य कौन से पदार्थ हैं अगर पूछे आपको, तो आपने ये सब पदार्थों को लिखना है। अब निरंतर सेवन निषेध के पदार्थ बताए गए हैं, तो प्रतिदिन कौन से खाने चाहिए वो भी बताया गया है। तो प्रतिदिन यानी हमेशा सेवन करने योग्य आहार द्रव्य कौन से हैं, इसमें आते हैं षष्टिक, फिर आते हैं शाली चावल, षष्टिक भी एक तरह के चावल है, शाली चावल आते हैं, मूंग की दाल आती है, सेंधा नमक है, आमलक है, अंतरिक्ष जल है, इसके बाद दूध है, घी है, जौ है, जांगल मांस यानी उस देश के पशुओं का मांस, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर क्या अवेलेबल है उस देश के पशुओं का मांस, और मधु, ये सब जो है ये आप प्रतिदिन खा सकते हैं, प्रतिदिन इनका सेवन आप कर सकते हैं, ये सेहत के लिए हितकर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो इसके लिए भी श्लोक में क्या लिखा हुआ है देखिए, तच्च नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्। तो ये भी देखिए आचार्यों ने कितना पहले से ये श्लोक के थ्रू बता के रखा है हमें कि एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार किस तरह का होना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करे, स्वास्थ्यम येनानुवर्तते, स्वास्थ्य की जो अनुवृत्ति करे यानी कि जो मेंटेनेंस करे, जो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखे, बनाए रखे, ऐसा आहार हमें खाना है जो अनुत्पन्न विकारों को उत्पन्न न होने दे। जो डिजीजेस ऑलरेडी हैं उन्हें तो हमें ट्रीट करना है, पर जो नहीं है उनको भी हमें पैदा नहीं करना है। तो ऐसे जो आहार है जो कि अनुत्पन्न विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता, तो ऐसा आहार जो है उसे संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो शॉर्ट में देखें तो हमें स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जो है वो खाने चाहिए, जिससे हमें हमारी सेहत बनी रहे और बढ़े, ऐसे पदार्थ हमें खाने हैं। और विकार पैदा करने वाले या बीमारियां पैदा करने वाले पदार्थ हमें नहीं खाने हैं। तो हेल्दी फूड खाना है, विटामिन, मिनरल्स, सब्जियां, फल, ये सब जो है वो हमें खाने हैं, और जंक फूड हमें नहीं खाना है। तो यही शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन आचार्यों ने कितने साल पहले ये पहले से ही बता के रखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से आहार संबंधी विचार क्या है। तो मॉडर्न साइंस में डाइट के रिलेटेड क्या कहा गया है, तो आहार का कार्य क्या है। आहार का कार्य 3 प्रकार का है, एक शारीरिक कार्य है, एक मनोवैज्ञानिक कार्य है और एक सामाजिक कार्य है। तो शारीरिक कार्यों में भी 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिसमें कि पहला होता है ऊर्जा प्रदान करना यानी हमें एनर्जी देना, उसके बाद है ऊतकों का निर्माण करना और क्षतिपूर्ति करना यानी सेल एंड टिश्यू रिपेयर और नए सेल्स एंड टिश्यूज़ प्रोड्यूस करना, बनाना। तो ये होता है दूसरा कार्य। और तीसरा होता है रोगों से हमारी रक्षा करना। तो शारीरिक कार्य आहार का ये है, हमें एनर्जी देता है, हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और नए टिश्यूज़ सेल्स बनाने में हेल्प करता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। आहार का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो मनोवैज्ञानिक कार्य है कि वो हमें संतोष प्रदान करता है। जब हम खाते हैं, पेट भरता है तो हमें तृप्ति होती है, हमारा मन शांत होता है, तो ये हमें संतोष प्रदान करता है। और मानसिक तृप्ति भी होती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हमारे मानसिक तौर पर भी हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक हैं। तो आहार इसमें भी हेल्प करता है, हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हेल्दी रहने में हेल्प करता है। और सामाजिक इसका प्रकार क्या है, सामाजिक कार्य क्या है कि उत्सव इत्यादि के संबंध में इत्यादि में हम रिलेशनशिप संबंध जो है स्थिर होते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारे रिलेशंस बनते हैं, मेल जोल बढ़ता है, तो हमें अपने आप ही मानसिक संतोष मिलता है। तो ये उसका सामाजिक कार्य है। तो आधुनिक दृष्टिकोण से के हिसाब से आहार संबंधी जो विचार है वो ये है कि आहार के कार्य कितने तरह के हैं, 3 तरह के कार्य हैं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। हम मातृशक्ति अध्याय यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मातृशक्ति का ही पार्ट 2, उसमें हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। कंप्लीट तो शायद ना हो पाए, शायद एक और वीडियो लग जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में हम और कुछ देखेंगे मातृशक्ति के बारे में।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, नोट्स हैं, ये लेक्चर है, ये आपको कुछ काम में आया होगा, आपको पढ़ाई करने में इससे आसानी होगी। अगर आपको ये पसंद आता है और इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। और मैं इतने लंबे समय तक के लिए मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, उसके लिए मैं फिर से एक और बार माफ़ी चाहती हूँ। आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आए हैं, मेल्स आए हैं कि आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं जो पीडीएफ में मैंने अपलोड किए थे। तो वो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अभी मेरा वेबसाइट में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से वो करप्ट हो गया है, तो इसलिए वो नोट्स अवेलेबल होना मुश्किल है। बट मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो नोट्स वहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन हो सकते हैं कि वो पेड हो। मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखूँगी, उसका बहुत बेसिक मिनिमम चार्ज कुछ रखूँगी, 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे कुछ, बट दैट हैज़ टू बी डन क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। तो जैसे ही वो होता है मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगी कि आपको कहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। पर तब तक के लिए तो आपको इन वीडियोस से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उस पर से आप वीडियो नोट्स आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। तो इस तरह से थोड़े दिन के लिए आप प्लीज़ मैनेज कीजिए। उसके बाद नोट्स अवेलेबल होंगे बट दे विल बी इन अ पेड फॉर्मेट, तो कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए। मैं ये भी पहले से ही बता देती हूँ आपको ताकि बाद में कुछ सरप्राइजेस ना रहे। बट आई विल ऑल्सो से दैट कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जॉर्बिटेंट, एकदम 1000 2000 3000 रुपये ऐसे कुछ नहीं पे करने पड़ेंगे आपको, नॉमिनल कुछ चार्जेस होंगे। तो मैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर और भी कोई कमेंट्स हैं या और कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल एड्रेस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप कमेंट्स में भी लिख दीजिए। और अपने फ्रेंड्स और जो भी क्लासमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, अगर आप उनको ये वीडियोज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।